नमस्कार साथियों, आज जो है कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर दूसरा वीडियो है। आज हम जो है संविधान के अंतर्गत या पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जो है पंचायती राज अधिनियम के जो 73वां संविधान संशोधन है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल में नियमित रूप से आपको क्लास दिया जाएगा और पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स दिया जाएगा। तो अपनी तैयारी को पूर्ण करने के लिए आप जो है इस चैनल पर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास है जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं और ये कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है और क्या क्या चीजें जो हमको यहाँ पे जानना है। तो आज हम लोग जानेंगे कि संविधान की या फिर है ना पंचायती राज अधिनियम के 73वां संविधान संशोधन की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसका जो संक्षिप्त नाम रहेगा, इस संविधान संशोधन का संक्षिप्त नाम क्या है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992। इस संशोधन का नाम 1992 है, याद रखेंगे बच्चों। लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 1993 में। 1993 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था, राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। लेकिन इस अधिनियम का नाम है 1992 का अधिनियम। अब दूसरी बात कि इस अधिनियम में संविधान के किस भाग में इसको रखा गया है, तो भाग 9 में इसको स्थापित किया गया है। प्रश्न आ सकता है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज अधिनियम के 73वां संशोधन 1993 को रखा गया है, तो आपका उत्तर रहेगा कि भाग 9 में, 8 के पश्चात भाग 9 में लिखा गया है। अब कौन सा अनुच्छेद है, इस पे हम लोग बात करते हैं कि कौन से अनुच्छेद है जिसके द्वारा जो है पंचायती राज अधिनियम का, तो अनुच्छेद 243। कौन से अनुच्छेद है बच्चों? अनुच्छेद 243 आप लोग याद रखेंगे। अब अनुच्छेद 243 में जो है, अनुच्छेद 243 में क्या दिया गया है? परिभाषा के बारे में बताया गया है कि किसकी परिभाषा। अभी हम लोग आप देखते हैं कि इस भाग में क्या बताया गया है। 243 अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है, ऐसा प्रश्न आएगा। आपका उत्तर क्या रहना चाहिए? ये परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? परिभाषा से संबंधित है। परिभाषा किसकी परिभाषा? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज में हम सब जानते हैं कि 3 स्तर पे, सबसे ऊपरी स्तर पे जिला है ना, उसके बाद मध्य स्तर पे जो खंड स्तर पर है वो क्या है आपका जनपद और ग्राम या ग्राम सभा। तो जिले की क्या परिभाषा है? इस अधिनियम के अंतर्गत किसी राज्य का जो जिला है वो जिला कहा गया है, याद रखेंगे। ग्राम सभा किसे कहेंगे? तो ग्राम सभा ऐसा निकाय है, ऐसे बॉडी है जिसमें ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र में समाविष्ट किसी संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत हो। मतलब ग्राम सभा के सदस्य वे व्यक्ति होंगे जो मतदाता सूची में क्या हो, पंजीकृत हो। ये याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि ग्राम सभा के सदस्य किसे कहा जाएगा, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? मतदाता सूची में पंजीकृत जो व्यक्ति हैं वो क्या रहेंगे? ग्राम सभा के सदस्य होंगे। अब दूसरी बात, मध्यवर्ती स्तर पर, एक मिनट, हाँ, जो मध्यवर्ती स्तर है, जैसे कि मध्यवर्ती स्तर का मतलब क्या हुआ? उच्च स्तर पर हमारा क्या है? उच्च स्तर पर हमारा जिला पंचायत है। निम्न स्तर पर क्या है? ग्राम पंचायत है। तो मध्यवर्ती स्तर पर है ना, मतलब ग्राम और जिलों के बीच, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच में क्या होगा? एक है ना जनपद पंचायत होगा
और ये किसके द्वारा घोषित किया जाएगा, अधिसूचना किसके द्वारा घोषित किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा घोषित किया जाता है। जो मध्य स्तर का जो पंचायत है, जनपद पंचायत की बात करते हैं कि किसी राज्य में जनपद पंचायत रहेगा या किस राज्य में जनपद पंचायत नहीं रहेगा, उस राज्य की जो राज्यपाल हैं वो उसकी अधिसूचना जारी करते हैं। प्रश्न आ सकता है कि जनपद पंचायत के, है ना, अधिसूचना कौन जारी करता है? आपका उत्तर रहेगा राज्य के राज्यपाल जो है क्या करते हैं, जनपद पंचायत की अधिसूचना को जारी करते हैं। एक और प्रश्न बनता है कि मध्यवर्ती पंचायत स्तर या मध्यवर्ती पंचायत क्या है? तो आपका साधारण सा उत्तर आ जाएगा कि जो जनपद पंचायत है ना, छत्तीसगढ़ के मामले में जनपद पंचायत जो है मध्यवर्ती स्तर का पंचायत है। अब पंचायत जो है किस नाम से पुकारा जाएगा, वो हमारे अधिनियम के घा 243 के घा में है। और 243 के घा में क्या है कि अनुसूचित जाति और जनजाति में आरक्षण का प्रावधान है। मतलब वहां पे जो अनुसूचित क्षेत्र है, जैसे हमारा बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग जो है अनुसूचित क्षेत्र है, तो आप सभी को मालूम है कि उस क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं, मतलब सरपंच का चुनाव जो है उन्हीं वर्गों से लिया जाता है। इसके संबंध में बताया गया है। अब हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो अनुच्छेद 243 है, 243 से लेकर, देखिएगा यहां पे 243 से लेकर का से लेकर रा तक जो है ये विभिन्न भाग में है। तो एक एक भाग प्रश्न आता है कि 243 का किससे संबंधित है? तो 243 का ग्राम सभा से संबंधित है। आप लोग याद रखेंगे 243 का किससे संबंधित है? ग्राम सभा से संबंधित है। उसी प्रकार से प्रश्न आ सकता है 243 का किससे संबंधित है? तो पंचायत के गठन से संबंधित है। मैं आपकी सुविधा के लिए ABCD ऐसा लिख दिया हूं। क्यों ABCD लिख दिया हूं? क्योंकि आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा उसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों रहेगा, तो आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप ABCD ऐसा करके मिलान कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे ABCD में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 243 का किससे संबंधित है? आपको याद रहना चाहिए ग्राम सभा से संबंधित है। 243 का किससे संबंधित है या B किससे संबंधित है? पंचायतों के गठन से संबंधित है। 243 गा या C किससे संबंधित है? पंचायतों की संरचना, पंचायत कैसे होंगे, पंचायतों का किस प्रकार से संरचना होगा। 243 घ किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का जो प्रावधान है उससे संबंधित है। इसके बाद 243 जो है पंचायतों के कार्यकाल, 243 सदस्यों के निहरताएं। निहरताएं का मतलब होता है, जैसे आहर्ता का मतलब होगा, आहर्ता का मतलब होगा योग्यता, उसी प्रकार से निहरता का मतलब होगा अयोग्य, कि पंचायत के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता और अयोग्यता कैसे निर्धारित की जाएगी उसके बारे में। पंचायतों के पास क्या शक्तियां हैं, उसके क्या अधिकार है, उसके क्या उत्तरदायित्व हैं, पंचायत क्या कर सकता है, किस क्षेत्र तक उनका अधिकार है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसका वर्णन जो है 243 छा में लिखा गया है, जिसको हम लोग जी भी बोलेंगे। 243 जा पंचायतों के द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति और पंचायतों की निधियां, कि पंचायत किस प्रकार से किन किन क्षेत्रों में कराधान की शक्ति को लागू कर सकती है, मतलब टैक्स वसूलने की शक्ति जो है पंचायत को 243 छा में दिया गया है। प्रश्न सीधा से आता है, पंचायतों को कर वसूली के प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका साधारण सा उत्तर आ जाएगा 243 जा। अब हम जो हम अभी बात कर रहे थे उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे कि एक एक अनुच्छेद में किन किन बातों को बताया गया है, एक एक अनुच्छेद में हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसके बारे में हम, जैसे हम लोगों ने 243 का से लेकर रा तक बात की है, उसी को हम डिटेल चर्चा करेंगे। जैसे कि
243 का है, इसमें क्या बताया गया है, ग्राम सभा के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक ग्राम स्तर पर, यहां पर क्या लिखा गया है, ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर नहीं। कई बार प्रश्न घुमाने के लिए बोल दिया जाता है कि ग्राम सभा होती है किस स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं। अगर किसी ग्राम पंचायत का निर्माण 2-3 गांवों को मिलाकर हुआ है तो प्रत्येक गांव में ग्राम सभा स्थापित होगी, और ग्राम सभा के जो सदस्य होंगे वो कौन होंगे, वहां के जो निर्वाचन नामावली में जिनका नाम होगा या पंजीकृत जो नामावली है ना, मतदाता रजिस्टर में जिनका नाम होगा, वे सभी सदस्य जो है ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ग्राम पंचायतों का गठन 243 का, पंचायतों का गठन, किस प्रकार से पंचायत का गठन किया जाएगा इसके बारे में दिया गया है। तो प्रत्येक ग्राम में, देख राज्य के ग्राम में एक तो ग्राम पंचायत, दूसरा विकासखंड स्तर पर जनपद पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत की बात कही गई है। प्रश्न आ सकता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो 243 खा जो है या बी जो है, पंचायतों से गठन से संबंधित क्या है, अनुच्छेद है। 243 खा का जो दूसरा पॉइंट है, याद रखेंगे, मध्यवर्ती स्तर पर, इसको अलग से क्यों दिया हुआ है, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया कि जो जनपद पंचायत है, जनपद पंचायत जो है वो क्या है कि जो राज्य चाहे, किसी राज्य में हो सकता है मध्यवर्ती जो पंचायत का स्तर है वो नहीं हो, है ना, और जिस कहां पे नहीं होगा ये याद रखेंगे। तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि किस राज्य में मध्यवर्ती पंचायत से सीधा तात्पर्य जनपद पंचायत है, और जनपद पंचायत का गठन किस राज्य में नहीं किया जाएगा। तो जिस राज्य की जनसंख्या जो है 20 लाख से कम है, उस राज्य में जो है मध्यवर्ती पंचायत का क्या नहीं किया जाएगा, गठन नहीं किया जाएगा। आप लोग याद रखेंगे बच्चों। 243 का पंचायतों की संरचना के बारे में हम लोग देखेंगे। पंचायतों की संरचना कि पंचायत किस तरीके से बना हुआ है ना। तो एक तो जितने भी मैं अनुच्छेद बोल रहा हूं उसका जो है ना कौन सा क्रमांक है और उसमें गा है कि घा है ये भी याद रखेंगे। जैसे 243 के गा में पंचायत की संरचना के बारे में बोला गया है, क्या बोल रहा है कि राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान करेगा। तो पंचायतों के संबंध में जो प्रावधान है, संरचना के संबंध में प्रावधान कौन करेगा, राज्य का विधान मंडल, ठीक है। परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे वाले पदों की संख्या के बीच अनुपात समस्त राज्य में यथावत एक ही होगा। कहने का तात्पर्य यह है जैसे कि है ना ग्राम पंचायत में जिस प्रकार से एक सरपंच होता है, जिला पंचायत में एक जिला के अध्यक्ष होते हैं, जनपद पंचायत में जनपद के एक अध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार की संरचना राज्य में, सारे राज्य में इसी प्रकार की संरचना होगी। और इसमें महत्वपूर्ण कि पंचायत की संरचना का निर्धारण कौन करता है, तो आपका आंसर आएगा विधान मंडल। और पंचायतों के गठन से संबंधित कौन अधिसूचना जारी करेगा, तो उसका आंसर था राज्यपाल। इससे पहले जो हम लोग क्या देखे, जो अनुच्छेद देखे। अब आते हैं अनुच्छेद घा, स्थानों का आरक्षण, कि किस तरीके से पंचायतों में है ना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। प्रत्येक पंचायत का मतलब ग्राम, जनपद, जिला की बात कर रहे हैं।
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थान आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्राक्रम अनुसार से आवंटित किए जा सकेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो बस्तर संभाग, याद रखेंगे बच्चों, बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग जो अनुसूचित क्षेत्र है, इस संभाग में जो ग्राम पंचायत स्तर के जो पदाधिकारी होंगे, ग्राम पंचायत स्तर के जो पदाधिकारी होंगे या पंचायत स्तर के जो पदाधिकारी होंगे, वो कौन से वर्ग से आएंगे? एसटी वर्ग से आएंगे। उसके बाद चक्रानुक्रम का मतलब क्या हुआ कि जैसे जिस तरीके से जनसंख्या के अनुपात में ये वर्ग अनुसार जो है प्रत्येक वर्ष चक्राक्रम अनुसार जो है किसका सीटों का आरक्षण किया जाएगा। याद रखेंगे सीटों का आरक्षण कैसे किया जाता है? चक्राक्रम अनुसार में किया जाता है। और ये कौन से अधिनियम में है? 243 बी या 243 का घ में दिया गया है ना। अब आते हैं हम लोग 243 डा, जिसको हम लोग ई भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ई बोल सकते हैं। इस ई में क्या बात बोल रहा है कि पंचायतों का कार्यकाल कितने साल का होगा, इसके बारे में जो बात है वो कहाँ है? पंचायतों का कार्यकाल 243 डा या जिसको हम ई कहते हैं। प्रत्येक पंचायत यदि तत्समय में प्रवृत्त किसी विधि अधीन, मतलब किसी विधि के अधीन उसे पहले से विघटित नहीं कर दिया जाता है तो अपने अधिवेशन के नियत तारीख से 5 साल के लिए बना रहेगा, है ना। कितने साल के लिए बना रहेगा? 5 साल के लिए वो बना रहेगा, याद रखेंगे, है ना। अब यहां पे एक शब्द आया है विधि के अधीन। जिस प्रकार से पंचायत में चुनाव हुआ और पंचायत का प्रथम सम्मेलन हुआ, है ना, जिस दिन नियत तारीख होता है, मतलब नियत तारीख का मतलब हुआ प्रथम सम्मेलन। और प्रथम सम्मेलन से पंचायत का जो प्रथम सम्मेलन है उस सम्मेलन के दिवस से 5 वर्ष तक का जो कार्यकाल है वो जो है पंचायत के प्रतिनिधियों का रहता है। यदि वो विधि के अधीन क्या नहीं होते हैं? पहले विघटित नहीं होते हैं। अगर उसको जो पंचायती राज अधिनियम के द्वारा उनको हटाने के जो प्रावधान है ना, इसका मतलब क्या हुआ? हटाने के प्रावधान के अंतर्गत अगर उनको हटा दिया जाता है तो उससे पहले विघटित होगा, और अगर उससे नहीं हटाया जाता है तो पंचायतों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होगा। अब आगे आता है कि सदस्यता के लिए अहर्ताएं, योग्यताएं जिसको बोलते हैं, अहर्ताएं या योग्यताएं। कोई व्यक्ति किसी पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए या चुनाव के लिए निर्हित होगा, मतलब योग्य होगा। कैसे होगा कि वो जो है, थोड़ा जूम कर देता हूं, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि वह राज्य के विधानमंडल ये मिसप्रिंट हो गया है, यहां पे याद रखेंगे, विधानमंडल के निर्वाचनों के प्रायोजनों के तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा उसके अधीन या, है ना, इस प्रकार के निर्णित कर दिया जाता है, परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निर्णित होगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है, उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। हाँ, इसका अर्थ यह हुआ कि अगर भारत सरकार के या राज्य सरकार के विधि के उल्लंघन का आरोप उनके ऊपर है तो वो क्या होगा? निहरित कर दिया जाएगा, अयोग्य कर दिया जाएगा। अगर वो सरकार के विधि के को क्या करता है? उल्लंघन करता है या किसी न्यायालय में उसके ऊपर प्रकरण दर्ज होता है तो वो अयोग्य किया जाएगा। लेकिन अगर उसकी आयु 25 से कम है, बोल रहा है, उसने 21 वर्ष पूर्ण कर लिया है, तो उसको अयोग्य घोषित
नहीं किया जाएगा। आगे के क्लास में हम इसकी बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। जब हम लोग पंचायती राज अधिनियम के एक एक भाग को जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बहुत विस्तार से चर्चा होगी। अब आते हैं 243 छा का जो जी है, पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व कि पंचायतों के पास क्या शक्तियां हैं। तो पंचायतों के जो शक्तियां हैं किसके अधीन है, वो उपबंध के अधीन है और राज्य विधान मंडल या विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार, पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो वे उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे। ऐसी विधि पंचायतों की उपयुक्त स्तर में ऐसी शर्तों के अधीन होते विनिर्दिष्ट किया जाए निम्नलिखित संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी पंचायत है ना, विधि द्वारा, जैसे वित्त आयोग के द्वारा जो निधि या जो राशि पंचायत को दी जाती है, उसमें जो नियम है, उसमें जो उपबंध है, उस उप नियम के अधीन जो है पंचायत अपनी शक्तियों का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। और राज्य के विधानमंडल में जो संविधान द्वारा, जो कानून द्वारा जो उन्हें स्वतंत्रता दी गई है, उसी के अनुसार वो काम करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि राज्य में अगर हम लोग देश में देखें तो केंद्र सरकार होता है जो केंद्र की शासन व्यवस्था देखता है, राज्य में राज्य सरकार अपनी कानून व्यवस्था देखती है। उसी प्रकार से स्थानीय स्तर पर जो है हम लोग उसको बोलते हैं स्वायत्त शासन या स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन के लिए ये जरूरी है कि स्थानीय स्वशासन में पंचायतों को क्या किया जाए, शक्ति और उसके अधिकार दिए जाए। उसके साथ साथ उनको जो है उत्तरदायित्व भी दिया गया है। अब पंचायत में क्या क्या अधिकार है, इनके कार्य क्या है, कौन सी शक्तियां हैं जो पंचायत को मिली हुई है। तो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना। पंचायत क्या करता है, योजना तैयार करता है, चाहे वो आर्थिक विकास की बात हो या सामाजिक न्याय की बात हो। साथ ही साथ आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय की स्कीम, योजनाओं को उन्हें सौंपी जाए। वे योजनाएं भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध के संबंध में हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। ये 11वीं अनुसूची के जो 29 विषय हैं उनसे भी संबंधित योजना जो है ग्राम पंचायत बना सकती है। यहाँ पे प्रश्न आ सकता है कि ग्राम पंचायत किसके अधीन योजना बनाती हैं। तो 11वीं अनुसूची के अधीन जो 29 विषय है उन के अधीन रहकर जो है ग्राम पंचायत क्या करती है, योजनाएं बनाती हैं। आप लोग याद रखिएगा। आगे जो है पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति। क्या अधिरोपित करने की शक्ति? कर या टैक्स जो पंचायत जो है अधिरोपित करती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि पंचायत किस नियम के तहत जो है क्या करती है, कर लगाती है। तो 243 जा, जिसको हम लोग एज भी बोल सकते हैं। प्रश्न सीधा सीधा पूछ सकता है कि पंचायत को कर अधिरोपित करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो हमारा उत्तर रहेगा 243 का जा। पंचायतों की निधियां राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा। दूसरी बात, पंचायतों को जो निधि प्राप्त होता है, देखो पंचायतों को राशि कहां से प्राप्त होगी? ये तो पंचायत जो है कर लगाएगी, टैक्स लगाएगी। और दूसरा जो है ये राज्य के द्वारा जो उनको वित्त पोषण मिलेगा, राज्य के द्वारा जो वित्त पोषण मिलेगा और उस वित्त पोषण के लिए जो नियम बनाए जाएंगे, उस नियमों के अधीन में रहकर उनको जो है क्या मिलेगा, जो राशि है या फिर जो है ना, देखिएगा कर क्या क्या कर लगा सकते हैं, प्रावधान है। ऐसी प्रक्रिया अनुसार जो ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए कौन कौन से कर लगा सकते हैं? पथकर लगा सकते हैं, पट्टे द्वारा उद्ग्रहित कर सकते हैं। पट्टे के द्वारा जैसे
हर एक ग्राम पंचायत में पटेल के पास जाकर हम पट्टे के हिसाब से लगान जमा करता है, उसी को बताया गया है। तो ये पंचायत जो है ये कर सकेगा। इसके अलावा राज्य की संचित निधियां, जो जैसे कि वित्त आयोग के माध्यम से जो निधियां मिलती है, उसको जो है सहायता के रूप में जो हमारा जो ग्राम पंचायत है वो लेता है, उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अगली बात 243 झा, और जिसको आई से हम लोग बता सकते हैं, वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। कि मैं उस दिन बताया था, पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि वित्त गार्गिल समिति ने वित्त आयोग के गठन के बारे में बताया है, और इसी के चलते यहाँ पे 243 झा को जोड़ा गया है, जिससे वित्त आयोग का गठन किया गया है। राज्य के राज्यपाल संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम 92 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर, है ना, प्रत्येक 5वें वर्ष के अवसान पर वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। और अभी जो है 16वें वित्त, अभी का जो है क्या है, 16वां वित्त आयोग है ना, याद रखेंगे। राज्य द्वारा, है ना, तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको ये याद रखना है कि वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद द्वारा किया गया है, तो 243 झा के द्वारा किया गया है। वित्त आयोग के गठन करने का अधिकार किसको है, तो राज्यपाल को वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है। ये बात हमको याद रखना है ना। और जो पंचायत जो है क्या शुल्क जो लेती है, वो जो है किसके द्वारा उनको शक्ति प्राप्त है, राज्य के द्वारा उनको शक्ति प्राप्त है कि पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत वे क्या कर सकती हैं, शुल्क ले सकती हैं। कई बार देखते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र में, है ना, पक्की मकानों पर भी शुल्क लिया जाता है। तो ये जो शुल्क लेने की जो शक्ति है, इसी अधिनियम के अंतर्गत उनको प्राप्त हुई है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ में, जिसको 243 जे भी बोलते हैं, कि पंचायतों के लेखाओं का समपरीक्षण होगा। इसका मतलब होगा कि पंचायत में जितने भी कार्य हुए हैं, उन सारे कार्यों का ऑडिट होगा। अब ये जो ऑडिट है 2 प्रकार से होता है। एक को कहते हैं लेखा परीक्षण, जिसमें उनके द्वारा इंद्राज आय व्यय की, है ना, लेखा परीक्षण। इस लेखा परीक्षण में आय व्यय को देखा जाता है। और एक दूसरा है जो हमारे सिलेबस का भी विषय है, जिसको हम कहते हैं सोशल ऑडिट, है ना। क्या कहते हैं, सोशल ऑडिट कहते हैं। सोशल ऑडिट ये जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कोई पंचायत बॉडी काम करती है, तो पंचायत बॉडी जब काम करती है तो उनके कामों को लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, देखा जाता है। इसी को कहते हैं सामाजिक अंकेक्षण। और लेखा परीक्षण के द्वारा आय व्यय का लेखा परीक्षण किया जाता है कि किस मद में, मद अनुसार वो पंचायत जो है किस तरीके से कार्य कर रही है, इसके संबंध में लेखाओं का सम परीक्षण किया जाता है। 243 या जे जिसको कहते हैं। आगे आते हैं 243 या जिसको के रूप में हम लोग दर्शित किए हैं, पंचायतों के लिए निर्वाचन। तो हम सभी को मालूम है कि निर्वाचक नामावली, देखो हर एक पंचायत में क्या रहता है, निर्वाचक नामावली रहता है ना। निर्वाचक नामावली क्या है, जो लोग वोट देते हैं उनका नाम रहता है, उसी को कहते हैं निर्वाचक नामावली। तो पंचायतों के कराए जाने वाली सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का, उन सभी निर्वाचनों के संचालक, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करने का जो अधिकार है, किसका होगा, राज्य चुनाव आयोग का होगा। किसका होगा, राज्य चुनाव आयोग का होगा। और राज्य चुनाव आयोग का गठन कौन करता है, ऐसा प्रश्न आएगा तो राज्य चुनाव आयोग की गठन कौन करता है, राज्यपाल करता है। और राज्यपाल भी एक निर्वाचन आयुक्त का गठन करेगा, है ना। राज्यपाल द्वारा क्या होगा, एक निर्वाचन आयुक्त का गठन नहीं बोलना चाहिए, इसको नियुक्ति करेगा। राज्यपाल क्या करेगा, निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन आयुक्त का गठन करेगा या उसका नियुक्ति करेगा, ये याद रखेंगे। अब निर्वाचन संबंधी मामले न्यायालय में हस्तक्षेप से वर्जन। कहने का मतलब ये है कि निर्वाचन संबंधी जितने भी अगर शिकायत हैं
या कहीं पे कोई विवाद है, उसका निपटारा न्यायालय में नहीं किया जा सकता है, वर्जन है, मतलब हस्तक्षेप है। इसको हम लोग समझेंगे। लेकिन जब पंचायती राज अधिनियम के निर्वाचन का जो याचिका है उसको पेश कर सकते हैं, हम क्वेश्चन के रूप में पेश कर सकते हैं कि यहां पर ये गलत हुआ है ना। इसको और डिटेल से जानते हैं कि अनुच्छेद 243 के अधीन बनाई गई विधि जो निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्र स्थानों को आवंटन से संबंधित है, विधि के मान्यता में किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। जैसे कि ग्राम पंचायतों का परिसीमन होता है कि कौन कौन से ग्राम मिलकर जो है पंचायत का निर्माण किया जाए, या किस किस ग्राम को मिलाकर जो है जनपद पंचायत का निर्माण किया जाए, इस तरीके का जो परिसीमन होता है निर्वाचन के लिए, है ना। और जो निर्वाचन क्षेत्र बनते हैं, हम लोग जानते हैं कि जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से निर्वाचन का क्या बनता है, क्षेत्र बनता है। उसी प्रकार से जिला पंचायत में निर्वाचन का क्षेत्र बनते हैं, जिसमें अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से अलग अलग उम्मीदवार क्या होते हैं, निर्वाचन में अपना, है ना, मत अपने सीट के लिए वो खड़े होते हैं और उनको जो है वोट दिया जाता है। तो उन क्षेत्र के परिसीमन को जो है निर्वाचन के दौरान जो है न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है, प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। किसी पंचायत में कोई भी निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा, ऐसे अधिकारी और रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका राज्य के विधानमंडल द्वारा उपबंध है, अन्यथा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि निर्वाचन के समय जो निर्वाचन के प्राधिकारी हैं या अधिकारी हैं, उन्होंने अगर किसी के पक्ष में या निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रश्न क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रश्नगत कर सकते हैं। हम कहां जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, अगर उनका जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, ऐसा लगता है कि वो गलत तरीके से निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसको अगर संपादित किए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी निर्वाचन को याचिका पेश कर प्रश्नगत हम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, अगर निर्वाचन की प्रक्रिया जो है गलत तरीके से हुई है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि जितने भी अनुच्छेद हैं पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत, उन अनुच्छेद में क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा। मैं एक बार सरसरी निगाहों से एक रिवीजन कर देता हूं। रिवीजन के बाद जो है ये आज का क्लास यहीं पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे कि 243 का में क्या बताया गया है, ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। 243 खा में पंचायतों का गठन किस प्रकार से होगा, है ना, कि प्रत्येक राज्य में एक ग्राम पंचायत होगा, जनपद पंचायत होगा, जिला पंचायत होगा। इसके बाद मैंने एक बात बताया कि जहां पे 20 लाख से कम जनसंख्या है वहां पर जनपद पंचायत, जो मध्यवर्ती जो पंचायत है, उसका गठन नहीं किया जाएगा, ये याद रखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि पंचायतों की संरचना कैसी होगी, पंचायतों में, है ना, आरक्षण कैसे दिया जाएगा, पंचायतों का कार्यकाल कितने समय का होगा, सदस्यताओं के लिए क्या क्या योग्यता निर्धारित की गई है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, है ना। पंचायतों की शक्तियां क्या है, कर लगाने की शक्ति है ना, वहां पे उनको कहां से संसाधन प्राप्त होंगे, क्या क्या उत्तरदायित्व है, उसके बारे में क्या शक्ति है। पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति, वो किस प्रकार से टैक्स लगा सकते हैं, और कौन कौन सी निधियां हैं जो संचित निधि से उनको राज्य के द्वारा प्राप्त होती है। वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए, मतलब वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा जो है पंचायतों में लेखाओं का संपरीक्षण होगा, मतलब उसका ऑडिट होगा, आय व्यय का ब्यौरा दिया जाएगा, किस मद में कौन सा खर्च किए हैं, इससे संबंधित ऑडिट किया जा सकता है। इसके अलावा जो है सोशल ऑडिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पंचायतों के लिए निर्वाचन किस प्रकार से
जो पंचायत में निर्वाचन नामावली है कि सदस्य जो है पंचायत में चुनाव के लिए योग्य उम्मीदवार होंगे और जो पंचायत के जो निर्वाचन है उसको न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से पंचायती राज अधिनियम की जो विशेषताएं थी उसको मैंने इस चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने रखा। आप सभी को रोज ये कक्षा जो है बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, पीडीएफ नोट्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। और ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है कैरियर कंपटीशन एकेडमी, आप लोग यहाँ पे देखिएगा, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बातें आप लोगों को चाहिए रहेगी कमेंट्स में आप लोग लिखिएगा कि कौन सी चीजें जो हैं आप लोगों को इस क्लास के माध्यम से अच्छी लग रही है और इस क्लास को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कमेंट्स में आप लोग लिखिएगा। कैरियर कंपटीशन एकेडमी, आज के लिए आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।